ज्ञान मंथन करो दुलारो, ज्ञान का दीप फिर से जला लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। ओम शांति। आप सब अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, और उसमें भी आप अपने लगन और इतना समर्पण भाव से और शायद कुछ नया जानने सीखने की भावना से, इस जिज्ञासा से आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो होली पैलेस के इस पवित्र प्रांगण में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। हमारे बीच में हमारे अतिथि भी पधार चुके हैं, तो मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ कि सबसे पहले वह उनका तिलक से और पुष्पगुच्छों से स्वागत करें। हमारे बीच में जयेश भाई, डॉक्टर शिल्पा बहन, आदरणीय सविता दीदी जी और स्नेहा बहन उपस्थित थे। जोरदार तालियों से एक बार पुनः हम उनका स्वागत करेंगे। थैंक यू। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ जो रियल है और प्रैक्टिकल है। 1977 की बात है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप सभी सुने हैं, जानते हैं, WHO? यस एवरीवन, वेरी गुड। उसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में है। वहाँ पे उस टाइम पे ग्लोबल समिट हुआ था। उस समिट में सभी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, मेडिकल एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट सभी अवेलेबल थे, और वहाँ इस बात पर डिस्कशन चल रहा था, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे थे कि हर वर्ष मेडिकल साइंस कितना डेवलपमेंट करता है। हम सब अवेयर है इस बात से, आगे और भी न जाने कितना मेडिकल साइंस डेवलप करेगा और इतना प्रोग्रेस करेगा कि हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। ऐसे वहाँ डिस्कशन चल रहा था, और उस डिस्कशन का एक पार्ट ये था कि वो ऐसे सोच रहे थे कि नेक्स्ट 20 इयर्स, अगला 20 साल, 1977 की बात थी, नेक्स्ट 20 इयर्स फ्यूचर माना कौन सा साल, कौन सा साल आएगा, सन 2000 आएगा, राइट। तो उसमें एक भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा उनका डिस्कशन चल रहा था कि हर व्यक्ति एकदम स्वस्थ रहे, एकदम निरोगी रहे। और हम कह सकते हैं कि अगले 20 साल में माना 2000 तक सभी व्यक्ति, सभी मानव, सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे और कंप्लीटली हेल्दी होंगे। तो इस लक्ष्य को लेकर सभी डॉक्टर्स आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि अब हम ये काम करके दिखाएंगे, अपने अपने सब्जेक्टिव फील्ड में वो मेहनत करेंगे और अगले 20 साल में ये काम करके हम सब दिखाएंगे। तो धीरे धीरे 20 साल बीत गया, 2003 आया, फिर से वो समिट WHO का जो मीटिंग था वो हुआ, और 1977 में जो डॉक्टर्स अटेंड किए थे उनमें से जितने लोग 2000 में अटेंड किए, उनका जब एक्सपीरियंस पूछा गया तो उनमें से मतलब आपस में वो साझा कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे अपने एक्सपीरियंस को। तो उन्होंने डिस्कशन ये किया कि पिछले 23 साल में
क्या हमने अपने सपनों को साकार किया? आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि क्या कितने परसेंटेज में हमारा मेडिकल साइंस जितना हमने सोचा था वहाँ तक उसने अचीव किया। तो उसमें से एक बहुत फेमस नोबेल लॉरिएट थे डॉक्टर जोशुआ लिंडबर्ग, अपना अनुभव सुना रहे थे। कम्युनिकेबल हो या नॉन कम्युनिकेबल दोनों प्रकार से वो ये बता रहे थे कि जितना समय बीतता गया इन 23 सालों में भी रोग कम नहीं हुए, बीमारी कम नहीं हुए, ऑलरेडी और ज़्यादा बढ़ते ही गया। तो उन्होंने लास्ट में एक स्टेटमेंट कहा, एक सेंटेंस कहा कि आर वी बेटर ऑफ और हैव वी बिकम वर्स्ट। मतलब इन 20 सालों में हम बेटर हुए या और ज़्यादा वर्स्ट हो गए। बस इतना ही सेंटेंस उन्होंने बोला और अपने वाणी को विराम दे दिया। तो कहने का भाव ये है, हमने प्रैक्टिकल इस बात को अनुभव किए हैं। क्या अनुभव किया है? आज इस बात को 23 साल हो गया है और हम 2023 में बैठे हैं और हम देख रहे हैं दिन पर दिन कितनी बीमारियां और बढ़ती ही जा रही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ कोरोना वायरस के टाइम का। उसमें 1 से 1.5 साल से भी ज़्यादा उसने सारी दुनिया को क्या कर दिया? एकदम स्टॉप कर दिया, सबकी लाइफ को रोक करके रख दिया, है ना। तो हमें सभी डॉक्टर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी टीम्स को अप्रिशिएट करना चाहिए जो कोरोना वॉरियर बनकर फ्रंट लाइन में खड़े थे। चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्स हो, चाहे मेडिकल जितने भी उनकी टीम्स हो, उन सब को एक थैंक्स हमारे तरफ से तो बनता है। तो ज़ोरदार तालियों से हम उन डॉक्टरों का बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और कहीं ना कहीं हमने ये महसूस ज़रूर किया है कि हम उस समय सभी हेल्पलेस हो चुके थे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस नहीं थी उस बीमारी का, और हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई घटना भी हमारे जीवन में घट सकती है। सोचा था किसी ने? नहीं सोचा था ना। तो अभी गवर्नमेंट ऐसे नए नए स्कीम्स, प्लान्स, इम्प्रूवमेंट्स, डेवलपमेंट्स, टेक्नोलॉजीज़ में करती रहती है। तो हेल्थ में भी उसके डेफिनेशंस चेंज होते गए हैं। तो गवर्नमेंट ने पहले फिज़िकल, मेंटल और सोशल तरीके से सब कुछ अचीव कर लिया था, लेकिन कुछ मिसिंग पार्ट था। और वो मिसिंग पार्ट क्या था? किसी को आइडिया है वो मिसिंग पार्ट क्या था? स्पिरिचुअल वेलबींग। स्पिरिचुअल वेलबींग माना आध्यात्मिक तरीके से अपने तन को और मन को कैसे हम स्वस्थ रखें, इसे स्पिरिचुअल वेलबींग कहते हैं। तो स्पिरिचुअल वेलबींग के ऊपर प्रकाश डालने के लिए मैं निमंत्रित करती हूँ हमारे आदरणीय सविता दीदी जी को। सभी सविता दीदी को जानते हैं ना? जानते हैं ना? सविता दीदी जी पिछले 30 वर्षों से अपने त्याग, तपस्या और सेवा के बल से ईश्वरीय संदेश को जन जन तक पहुंचाने का अपना श्रेष्ठ योगदान दे रहे हैं और हर क्षेत्र में अनुभवी मूर्त आत्मा है वो। आज के इस सेशन के प्रोग्राम्स के वो प्रेरणा स्रोत भी है। मैं उनके लिए सिर्फ शॉर्ट में कुछ शब्द जरूर कहूँगी कि परमात्मा ने आपको बनाया है दिव्य गुणों और शक्तियों की रानी। आपके उमंग उत्साह के बोल दूर कर देते हैं सबकी परेशानी। आपसे मिलकर खिल जाते हैं सबके चेहरे और सुनकर अनुभव नित्य नए आपकी जुबानी। तो आदरणीय सविता दीदी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपनी ब्लेसिंग हम सबके समक्ष रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी बहुत खुश हैं और आप सबसे भी ये वाइब्रेशंस आ रहे हैं कि आप सब भी खुश हो। आप हर रविवार को बाबा के घर में आते हो और कुछ न कुछ प्रोग्राम होता है तो आपको देखते हैं, मिलते रहते हैं, पर सबको देख के लग रहा है कि आप आज ज़्यादा खुश हैं। ज़्यादा खुश किस लिए हो? आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा इसलिए। तो आज के दिन ऐसे समय पर सबसे पहले हम दिल से अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा का वेलकम करते हैं
जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम के लिए हम सबको प्रेरणा दी। जितनी भावना से और जितना प्यार से, जितनी श्रद्धा से और जितनी आस से हम परमात्मा को याद करते हैं, उतनी ही भावना, श्रद्धा और आस की दृष्टि से हम डॉक्टर की तरफ भी देखते हैं। यही सबका अनुभव है ना। जब हमें कुछ होता है तो इतने प्यार से डॉक्टर की याद आती है, जैसे भगवान की याद आती है। और जैसे हम बड़े खुले दिल से, सच्चे दिल से अपने दिल के सारे भाव भगवान के सामने रखते हैं, उसी प्रकार से ही हम अपने दिल के भाव डॉक्टर के सामने रखते हैं। तो आज ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा जो भगवान के समान कार्य करते हैं इस समाज में, हमारे बीच में जयेश भाई उपस्थित हैं। ऐसे जयेश भाई का हम सभी दिल से, भावनाओं से, अंतर्मन से बहुत 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 स्वागत करते हैं। मेरा जयेश भाई से करीब 3 बार मिलना हुआ, मुझे याद है। और साथ साथ मैंने बहनों को भी यहाँ से आपके पास भेजा है ट्रीटमेंट के लिए। तो उन बहनों का भी यही अनुभव रहा, मेरा भी यही अनुभव रहा कि जो हम सभी चाहते हैं। कई बार हम हॉस्पिटल में मरीज़ को मिलने जाते हैं तो यही कहते, दीदी डॉक्टर ना कुछ बताता ही नहीं मुझे क्या है, डॉक्टर बात ही नहीं कर रहा है, कुछ तो बोल दे वे मुझे क्या है। तो मैं कहा ऐसा नहीं, ये बोलेंगे कुछ है ही नहीं आपको। उस समय तो उनको हमें आदत देनी होती है, डॉक्टर कुछ तो बोले ना। लेकिन मैंने जयेश भाई का स्वभाव देखा है कि वो बहुत प्यार से जो भी होता है एक्सप्लेन करते हैं, बहुत प्यार से देखते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। उनकी वाणी बहुत मधुर है जो अभी आप सब सुनेंगे। और इतनी मीठी वाणी से जब कोई अपने मरीज को समझाता है वो बहुत संतुष्ट हो जाता है। ये मैंने ऐसा जो आपसे मुलाकात की, और मैं भी मरीज़ बन कर के ही 1 बार 2 बार तो आपके पास आई हूँ, तो मैंने अनुभव किया कि आप बहुत प्यार से समझाते हो और एकदम संतुष्ट कर देते हो। आपसे मिलने के बाद ऐसा लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे सारे डाउट्स दूर हो जाते हैं, हम निश्चिंत हो जाते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी विशेषता है और ऐसा ही अनुभव बहनों ने सुनाया है। तो ये हमारे लिए और सौभाग्य की बात है कि ऐसे भाई आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। बहुत समय से हमारी ये दिल की भावना थी कि आप बाबा के घर में आएँ, आज आपने आकर के पूरी की। उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया भी करती हूँ, क्योंकि आपका समय साधारण नहीं है। वो हम समझते हैं कि आपका समय बड़ा अनमोल है, फिर भी इतना अमूल्य समय आपका होते हुए आपने इतना समय आज के लिए निकाला, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। अभी मैं ज़्यादा समय न लूँ, शायद यही मेरी समझदारी होगी, क्योंकि बहुत अच्छा आज हमें सब कुछ मिलने वाला है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हम सब आज आपको ही सुनना चाहेंगे। ओम शांति। साथ में बहन भी आए हैं, मैं आपका भी बहुत प्यार से, स्नेहा बहन नाम है, समय निकाल के आए हैं। आपसे पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन बहुत ही जिसको कहीं हंसमुख हैं। जब से आप आए हैं आपके चेहरे पर एक बहुत सुंदर मुस्कुराहट है, तो आपका भी हम दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अपनी शिल्पा बहन, वो तो सदा ही बाबा की सेवा में हाजिर रहती है, बाबा के बच्चों की सेवा में हाजिर रहती है। उसे तो हम यही कहेंगे कि फैमिली मेंबर है। आपका भी हम दिल से बहुत स्वागत करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय दीदी जी का। अब हम सब एक कदम स्वर्णिम भारत की ओर भी बढ़ाएंगे, अपने मन में शुभ संकल्प के दीप जलाएंगे और मन से पूरे विश्व को पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे कि सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी आपस में प्रेम से रहे। तो परमात्मा की शक्तियों का अनुभव करते हुए हम सब महसूस करेंगे कि सभी के तन मन के रोग मिट गए हैं। तो ये कैंडल लाइटिंग का सेशन में सभी अतिथि को निमंत्रण देती हूँ कि वो आगे आए और इस कैंडल लाइटिंग में अपना सहयोग दें।
और आप सभी भी वहाँ बैठे बैठे सहयोग जरूर दे सकते हैं अपने मोबाइल का टॉर्च लाइट स्टार्ट करके। तो ये बहुत अच्छा होगा कि आप भी साथ साथ में कैंडल लाइटिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सभी अपने अपने सेल फोन का टॉर्च लाइट चालू कर देंगे, बहुत सुंदर ये माहौल बनेगा। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योत जगाओ। बहुत बहुत थैंक्स। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे साथी भाई बहनों को कि वो आगे आए और स्टैंड को हटा दें भी। अभी जिस चीज़ के लिए हम उपस्थित हुए हैं, जिस पल का हम इंतज़ार कर रहे हैं और इतने समय से हम सब मिल कर के इसके लिए मेहनत और समय दे रहे थे, आज वो पल, आज वो समय हमारे बीच में आ गया है। आज सभी जानते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी महामारी के रूप में बढ़ती ही जा रही है और उसके प्रति जागरूकता लाने का अति आवश्यक है। तो ब्रह्मा कुमारीज का जो मेडिकल विंग है, पिछले 35 वर्षों से समाज के हर वर्ग के लिए स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान कर रहा है। मेडिकल विंग एक बहुत ही सक्रिय सोशल एनजीओ है और आम जनता के लिए स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में हमेशा अग्रणीय रहता है। इसलिए आज हमारे बीच में सूरत के फेमस डॉक्टर कैंसर सर्जन अवेयरनेस के रूप में हमारे बीच में आए हैं और अवेयरनेस का ये प्रोग्राम लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो मैं उनका संक्षिप्त में आप सभी को परिचय अवश्य देना चाहूँगी। हमारे जयेश भाई जी बहुत सारे उपलब्धि और प्राप्तियों से संपन्न हैं। आपने 1983 में अपने मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करके 84 से 87 तक मुंबई के फेमस टाटा कैंसर हॉस्पिटल में ट्रेनिंग पूरी की। 1988 में सूरत के आनंद हॉस्पिटल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की, जो आज 100 बेड वाली मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। ऑन्कोलॉजी में लेप्रोस्कोपी सर्जरी के फील्ड में ह्यूमन डेड बॉडी पर कई डॉक्टर सर्जन को आप ट्रेनिंग भी देते रहते हैं। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में आपको कई नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस में एज ए फैकल्टी और एज ए की नोट स्पीकर के रूप में भी इनवाइट किया जाता है। आपने 2009 में बीजिंग में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सर्जन, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड ऑन्कोलॉजिस्ट, जिसे शॉर्ट में हम कहें तो IASGO, और 2010 में काहिरा जो अभी मिस्र में है, 2011 में टोक्यो जो जापान में है, वहाँ पर भी आपने नेशनल ऑन्कोलॉजी कॉन्फ्रेंस में पेपर और ऑपरेटिव वीडियो प्रेजेंट किए थे। T4 रेक्टल कैंसर में संपूर्ण पेल्विक एक्सेंट्रेशन के लिए लेप्रोस्कोपी दृष्टिकोण पर बैंकॉक में ISGO 2012 में वहाँ पर भी एज ए की नोट स्पीकर के रूप में आप इनवाइटेड रहे। 2016 में श्रीनगर में IAGS नेशनल कॉन्फ्रेंस, 2018-19 में सोसाइटी ऑफ कोलो प्रोटोकॉलजी के नेशनल कॉन्फ्रेंस में एज ए ऑपरेटिंग फैकल्टी के रूप में भी आप उपस्थित रहें। ऐसे न जाने और भी कितनी सारी आपकी सिद्धियां हैं, प्राप्तियां हैं। तो ऐसे आज आप हमारे बीच में इस महामारी बीमारी कैंसर से बचने व समय पर निदान करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ एक और चीज़ पे मैं बताऊंगी कि भाई जी को
सीए के लिए टोटल पेल्विक एक्सट्रेशन के लिए सर्वश्रेष्ठ लेप्रोस्कोपिक वीडियो प्रस्तुत करने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ द एसोसिएशन में मिनिमल एक्सेस सर्जन ऑफ इंडिया 2013 में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। जोरदार तालियों से हम भाई जी को इस सेशन के लिए उनको इनवाइट करती हूँ। उन्हीं के मुखारबिन से हम सुनेंगे इसके बारे में आदरणीय डॉक्टर जयेश भाई जी, जो हमें प्रकाश डालेंगे महामारी बीमारी कैंसर से बचने व समय पर निदान करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है और बहुत ही ध्यान से हम सब उनकी बात को, उनकी शिक्षाओं को, उनको मैसेज को हम सुनेंगे और अपने जीवन में भी अप्लाई करेंगे। इस अवेयरनेस के प्रोग्राम में पूरा माइंड, बॉडी, हर चीज़ आपका अवेयर होना चाहिए, तो फिजिकल के साथ साथ मेंटली प्रेजेंस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओम शांति। आदरणीय जयेश भाई जी। सबसे पहले मैं सविता दीदी, पूजा दीदी और शिल्पा बहन का आभारी हूँ कि आज मेरे को ये पवित्र जगह में आने का मौका दिया और आप बीच सबके बीच में रहने का, उपस्थित रहने का अवसर मिला। आज हम बात करेंगे कैंसर के विषय। अभी कैंसर इतना वाइड सब्जेक्ट है, पूरा कवर करना मुश्किल है और हम बात करेंगे सॉलिड ट्यूमर्स। हम ब्लड कैंसर के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो पूरा सब्जेक्ट अलग रहता है और उसमें प्रिवेंशन का कोई इश्यू नहीं रहता है। ब्लड कैंसर हम बाकी का जो कैंसर है जिसमें हम अर्ली ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, वो बारे में हम डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट 3-4 कैंसर है जो स्त्रियों में ब्रेस्ट कैंसर, स्तन के कैंसर, पुरुषों में मुंह के ओरल कैंसर्स। तो ये 3-4 कैंसर के बारे में हम विस्तृत तरीके से बातें करेंगे। सबसे पहले हमें ये मन में से निकालना है कि भी कैंसर मीन्स कैंसल। लोगों को एक बार कैंसर होता है तो काफ़ी डर आ जाता है कि भी अब आगे जाके क्या होगा, और लोग को ऐसा लगता है कि हमारा एंड आ गया। ऐसा नहीं रहता है। कैंसर डजंट मीन एंड ऑफ द लाइफ। सब डिपेंड ये होता है कि कैसे अपना ट्रीटमेंट करें। सो उस पर ही हम ये जंग जीत सकते हैं कैंसर के सामने। तो सबसे पहले कैंसर क्या है? लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं कि भी कैंसर, एक दूसरे को इन्फेक्शन लग सकता है कि नहीं। कई लोग आके पूछते हैं कि भाई पिताजी को कैंसर हुआ है तो मेरे बेटे उसके साथ में बैठ के खेलता है तो उसे अलग रखे या उसके साथ खेलने दे। तो कैंसर इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कभी भी पास ऑन नहीं होता है। अपने खुद के कोश, मतलब सेल्स, बॉडी के जो कोश रहते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। हमारे बॉडी में आप देखेंगे कि ये चमड़ी पे चमड़ी है तो आप ये सोचते होंगे कि ये चमड़ी मेरे 50 साल से वही का वही है। ऐसा नहीं है। वो ऊपर का लेयर निकलता जाता है, नीचे से नया लेयर बनता जाता है। सो देयर इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस कि भी अपने बॉडी के सेल्स जो पुराने हैं निकलते हैं और नए बनते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म है जो बॉडी रेगुलेट करता है। जैसे गवर्नमेंट रहती है तो गवर्नेंस करता है, और गवर्नेंस निकल गया तो उसका प्रॉब्लम होता है। तो वही हिसाब से आपके बॉडी का सेल्स जो रहता है, कंट्रोल मैकेनिज्म रहता है, वो कोई कुछ हिसाब से कोई कारण से डैमेज हो जाता है तो वो पर्टिकुलर कोश मल्टीप्लाई होने लगते हैं और उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो वो जितना ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा बाकी के नॉर्मल जो अवयव है उसको डैमेज करता है। सो कैंसर इज अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ बॉडी सेल्स। अपने खुद के बॉडी के सेल्स अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन बढ़ते रहते हैं। सो सबसे महत्व का ये है कि कैंसर में आप कैंसर पेशेंट्स को उसे कपड़े अलग करो, उसके बर्तन अलग करो, उसका खाने पीने का अलग करो, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कैंसर पेशेंट नीड्स अ मॉरल सपोर्ट। जितना प्यार देंगे आप
घर में बाकी के सदस्य जितने उसको हूंफ देंगे उतना ही पॉजिटिविटी रहेगा तो जल्दी रिकवर करेगा कैंसर से। हर कैंसर प्रिवेंट नहीं हो सकता है, लेकिन कई कैंसर ऐसे रहते हैं कि जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल से। सो कैंसर प्रिवेंशन तो है ही है इम्पोर्टेंट, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट ये भी है कि भी डायग्नोस अर्ली हो, जल्दी टाइम से उसका डायग्नोस हो और उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से हो। सो मोर इम्पोर्टेंट इज अवेयरनेस एंड स्क्रीनिंग ऑफ द कैंसर। कई बार हम लोग देखते हैं कि पेशेंट आता है फर्स्ट स्टेज में, फिर उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हमको ये अंग्रेजी दवा सूट नहीं करती है या हमें ये सर्जरी नहीं करानी है, तो फिर वो कुछ यूरिन थेरापी, नेचुरल थेरापी, आयुर्वेदिक थेरापी सब चले जाते हैं, जो उनका साइंटिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। और फिर 4-5-6 महीने के बाद आते हैं, तभी कैंसर काफ़ी बढ़ चुका होता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक बार कैंसर डायग्नोस हुआ तो उसका सही तरह से साइंटिफिक ट्रीटमेंट करना जरूरी है। कई बार सर्जरी की बात आती है तो पेशेंट डर जाता है, लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि ये उसके लाइफ इम्प्रूवमेंट के लिए ही सर्जरी है। बॉडी में थोड़ा बहुत कुछ फंक्शन, बॉडी का कुछ डैमेज हो सकता है, लेकिन ओवरऑल लाइफ बढ़ सकती है। सो इसके लिए कैंसर का जो साइंटिफिक ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी हो या सर्जरी हो या जो भी है, वही कराना चाहिए। और डर के ये फिर नेचुरल थेरापी, यूरिन थेरापी सब करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, उससे अपने को नुकसान ज़्यादा होता है। सो कैंसर का अभी जैसे दीदी ने बताया कि भाई WHO बोल रही थी कि भाई विदाउट इलनेस हो जाएगा, उसके बदले अभी इलनेस बढ़ रही है, तो कैंसर का भी ऐसा ही है। 1990 में हर साल 80 लाख नए कैंसर पेशेंट्स पूरी दुनिया में होते थे। अभी 2020 में ये नंबर पहुंच गया 1 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 20-30 लाख उससे बढ़ गया। और आज का दिन अभी इंडिया में क्या परिस्थिति है, एट एनी गिवन टाइम कभी भी आप देखो तो 20-25 लाख से ज़्यादा कैंसर के मरीज है एट एनी गिवन टाइम। सो मान लो 25 लाख मतलब क्या, बलसार नवसारी 2 इकट्ठे करो, उतना बड़ा पॉपुलेशन अपना कैंसर के मरीज है। और उसमें से ऑलमोस्ट 30-40% पेशेंट ऐसे हैं जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं बाय आवर लाइफस्टाइल। तो 2020 में हर साल 14 लाख मतलब 14 लाख नए पेशेंट्स आते थे, उसके बदले अभी एक्सपेक्टेड ये है कि बाई 2025 15 से 16 लाख पॉपुलेशन हो जाएगी, बढ़ेगी। और अभी अपनी इंडिया की पॉपुलेशन, कैंसर पॉपुलेशन 27 लाख है और 13 लाख पॉपुलेशन हर साल नए पेशेंट आते हैं और 8 से 8.5 लाख दर्दी के मृत्यु होती है। सो आप समझ सकते हैं कि कैंसर का कितना प्रीवेलेंस बढ़ रहा है। जो पहले था आज से 10 साल पहले, उससे कई ज़्यादा हो गया। और उसमें 3-4 कैंसर है जो ऑलमोस्ट 40-45% के हिस्सेदार है। स्तन कैंसर मतलब ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें ऑलमोस्ट मान लो 100 कैंसर आप देखो तो उसमें से 14% ब्रेस्ट कैंसर रहते हैं। मुंह के कैंसर, गले का कैंसर मिला के 10% रहता है। और बच्चेदानी का कैंसर जो सर्विक्स कैंसर बोलते हैं वो 8 से 10% रहता है। तो ये जो कैंसर है ऑलमोस्ट 40% ऐसे है कि जो हम अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। बाई 2025 या 2030 ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि हर 9 व्यक्ति में एक व्यक्ति को कैंसर होगा इन आवर कंट्री। सो आप समझ सकते हैं कि कितना जल्दी ये बढ़ रहा है कैंसर का। तो अपनी कौन सी लाइफस्टाइल या डाइट है जिसके कारण ये प्रॉब्लम है,
एक्सेस फैट, आजकल जो जंक फूड बढ़ रहा है, रेडी फूड जो रहता है वो हाई कैलोरी, जो हाई कैलोरी इनटेक रहता है, हाई फैट डाइट, उसकी वजह से रहता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो उसमें आंत के कैंसर होते हैं। और सबसे बुरी चीज़ तो ये है तंबाकू। तंबाकू खाना या सिगरेट स्मोकिंग के हिसाब से दोनों में उतना ही डेंजरस है। और ओबेसिटी, जितना ज़्यादा वेट उतना ज़्यादा रिस्क आपको कैंसर होने का। अभी उसमें कौन सा कैंसर होता है वो आप बाद में देखेंगे अपने। तो स्तन कैंसर का एक कारण ये है कि जो स्त्रियों का वेट ज़्यादा हो या यंग एज से ही हैवी वेट हो, उनका डाइट में काफ़ी हाई कैलोरी फूड हो, तो उसको स्तन कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है। जो लोग मीट खाते, मटन खाते, नॉनवेज खाते हैं, उसमें आंत के कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है। और जो स्त्रियों का वेट बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, तो उनको यूट्रस के ऊपर के हिस्से, यूट्रस का नॉर्मल जो बच्चेदानी ही रहता है उसमें दो पार्ट रहता है। एक ऊपर का पार्ट जो अपने को दिखता नहीं है, बॉडी के अंदर रहता है, जिसको बॉडी ऑफ द यूट्रस बोलते हैं। दूसरा सर्विक्स है जो गर्भाशय या बच्चेदानी का मुख बोलते हैं, जो बाहर से दिखता है। तो जो ऊपर का हिस्सा रहता है उसमें गर्भाशय का कैंसर, जो लोग को डायबिटीज हो और ज़्यादा वेट हो, ओबेसिटी हो, उन लोग को होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। सो कैसे ब्रॉड कैसे प्रिवेंशन है? कंप्लीट प्रिवेंशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन टॉबैको मतलब ये तंबाकू, सिगरेट बंद रखो, दारू नहीं पीना, हरी सब्जियां ज़्यादा लेना, तो ये से कई अंश अपना प्रिवेंट कर सकते हैं। और उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि भी स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग के लिए आपको क्या क्या जानना है कि जो डेंजर सिग्नल्स क्या है। तो डेंजर सिग्नल्स ये है, कोई भी मुंह में या किधर भी जख्म हो जो 10-15 दिन 20 दिन में ट्रीटमेंट के बाद सही नहीं होता है, तो उसका जांच कराना चाहिए, बायोप्सी कराना चाहिए। खांसी आती है आपको, 15-20 दिन एंटीबायोटिक लिया, ठीक नहीं हुआ, और बुखार नहीं है, बुखार के बिना खांसी आ रही है, स्पेशली जो स्मोक करते हैं, तो उनको चेकअप करना जरूरी है, क्योंकि फेफड़े का कैंसर हो सकता है, स्वर पेटी गले का कैंसर हो सकता है। मान लो आपको खाने में दिक्कत आती है, कल तक आप आराम से खाना खा रहे थे, रोटी सब्जी, आज खाना खाने के लिए थोड़ा पानी का सहारा लेना पड़ता है, पानी निगलने के बाद ही वो रोटी सब्जी नीचे जाती है, तो अन्न नली में कुछ गड़बड़ है, वो आपको सोचना चाहिए। आपका वेट लॉस हो, सडनली वेट लॉस, कई लोगों का 2-3 महीने में 7-8 किलो कम हो जाता है, या आपका हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, आपको थकान महसूस होती है, आपका हीमोग्लोबिन डाउन होने से थकान महसूस होती है, तो ये सब आपको देखना है कि आंत का कैंसर होने का रिस्क रहता है। आप रेगुलर बॉयल हैबिट से, मतलब रोज सुबह पॉटी ठीक तरह से आती है और अभी कब्जी शुरू हो गई, तो सोचने का कि कोई आंत में गड़बड़ है, तो वो चेक कराना चाहिए। संभोग के बाद जो स्त्रियों को खून निकलता है, तो उनका चेक कराना चाहिए कि भाई वो गर्भाशय में कुछ कैंसर का पॉसिबिलिटी है या कुछ गड़बड़ है। या आपका मेंसिस के बीच में, आज साइकिल खत्म हुई, 1 महीने के बाद साइकिल आएगी, वो बीच में भी ब्लीडिंग होता रहता है, तो कुछ प्रॉब्लम है, आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सो सबसे कॉमन कैंसर पुरुषों में है मुंह के, गले का और फेफड़ों का, स्त्रियों में है स्तन का और गर्भाशय का। तो आज से 20-25 साल पहले ऐसा था कि गर्भाशय का कैंसर ऑलमोस्ट 30% था, अभी ये कम हुआ है, उसके बदले ब्रेस्ट कैंसर मतलब स्तन का कैंसर बढ़ गया है, ऑलमोस्ट 30% स्तन का कैंसर हो गया है। तो स्तन का कैंसर देखते हैं तो वेस्टर्न कंट्री में, यूएसए में वगैरह में, हर 1 लाख व्यक्ति में से 100 लोग को, 100 स्त्रियों को कैंसर होगा। इंडिया में अभी ये 20-22 तक है, लेकिन अभी जब डिवाइड करें कि भाई गांव की स्त्रियों और शहर की स्त्रियों, ऐसा अर्बन पॉपुलेशन डिवाइड करें, तो शहर में हर 1 लाख स्त्रियों में से 65 लोग को ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क है। सो ये रिस्क शहर में क्यों ज़्यादा है? क्योंकि अपना लाइफस्टाइल अलग है,
गांव वाले का लाइफस्टाइल अलग है, अपना खाना पीना ओबेसिटी वाला, चर्बी वाला खाना ज़्यादा खाते हैं और जंक फूड ज़्यादा खाती है स्त्रियों, और उससे प्रॉब्लम बढ़ रहा है। वही एक ही चीज़ नहीं है, लेकिन अभी हम लोग यंग पेशेंट में देख रहे हैं। आज से 20-25 साल पहले हम लोग देखते थे कि स्तन कैंसर स्त्रियों में 40, 45, 50 साल की उम्र के बाद होती है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कई स्त्रियों 30-35 साल की कम उम्र में क्यों होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये एज ग्रुप है 35 से 50। 35 से 50 ऐसा एज ग्रुप है जिधर आपको 1-2 बच्चे हुए और आप फैमिली स्टेबलाइज कर रहे हो। स्त्री फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है, वो अगर चला गया है तो पूरा फैमिली बिखर जाता है। तो वो हिसाब से ये इम्पोर्टेंट एज ग्रुप है 35 से 50 में, जिसमें ऑलमोस्ट 35 से 40% पेशेंट्स ये ग्रुप में आती है, यंग फीमेल पेशेंट्स में। और आजकल तो फीमेल्स प्रोफेशनल भी एक्टिव रहती है, तो ये पीक अप एक्टिविटी में आपको कैंसर होने का रिस्क बढ़ रहा है अभी। तो स्तन कैंसर में पॉसिबिलिटी क्या है आपको? एक तो फैमिली हिस्ट्री हो सकता है, आपको हेरिडिटरी ट्रांसमिट होता है, मदर को हो तो बेटी को होने का रिस्क रहता है, बुआ को हो तो होने का रिस्क रहता है, और बाकी का है जो एनवायरनमेंट फैक्टर्स। तो किसको हो सकता है? पहले ऐसे था कि भी 40-45 उम्र के बाद कैंसर होता है, ऐसा नहीं है। अभी हमने देखा है 22-25 साल की उम्र की लड़कियों के भी स्तन कैंसर देखा हुआ है। सो अभी 20-22 साल के बाद कभी भी हो सकता है। जो स्त्रियों कम बच्चे हो या बच्चे नहीं हो या बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ठीक तरह से नहीं करवाया, आइडियली ऐसा है कि भी आपको 2 बच्चे मिनिमम और दोनों बच्चे को 1-1 साल तक कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग करवाया हो, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर के सामने काफ़ी प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन आजकल की लड़कियों प्रोफेशनल ज़्यादा रहती है, तो डिलीवरी हुई 3-4 महीना में बच्चे को टॉप फीड पे लगाती है और फिर वो काम पे लग जाती है। तो वही वजह से ये सब यंग पेशेंट में भी कैंसर अभी यंग स्त्रियों में देखना मिलता है। सो अपने हाथ में जो प्रिवेंशन करते हैं यही है कि भाई बच्चे रखो, ब्रेस्ट फीडिंग कराओ, एक्सेसिव कैलोरी वाला खाना मत खाओ। बाकी के जो अपने हाथ में नहीं है वो जेनेटिक ट्रांसमिशन है। और जो स्त्रियों को एक बार ब्रेस्ट कैंसर हो तो उसको दोबारा होने का रिस्क 8 to 10% रहता है, 8 से 10% रहता है। तो आपको चौकन्ना रहना है। ऐसा नहीं कि भी एक बार मेरा ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो मेरे हिस्से का दुख हो गया, अभी दूसरी बार नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो पेशेंट को होता है उसको 8 to 10% दोबारा ऑपोजिट ब्रेस्ट पे होने का रिस्क हमेशा रहता है। और जो फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर फर्स्ट टाइम भी हुआ, जिसको लेस देन 40 इयर्स में हुआ, मतलब जो पेशेंट है 30-35 साल की उम्र में हुई, तो वो फैमिली में बाकी की स्त्रियों को होने का रिस्क और बढ़ जाता है। तो हमें क्या देखना है? सबसे पहले है ब्रेस्ट में कुछ गठान जैसा लगे, सडनली आपको फील हुआ कि आज कुछ नहीं था और सडनली कुछ गठान जैसा हो, तो वो आपको चेक कराना है। हर गठान कैंसर की हो ऐसे नहीं है, सादी गठान भी होती है, लेकिन कैंसर की है या सादी है वो जांच कराना कंपलसरी है। या निपल में से ब्लीडिंग हो, कई स्त्री हमारे पास आती है कि सब मेरे को डिस्चार्ज बहुत होता है निपल में से, तो हर डिस्चार्ज निपल में से कैंसर नहीं रहता है। आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, इसके लिए दूध की नली बड़ी हो जाती है और उसके बाद उसमें थोड़े थोड़े सिक्रीशंस आते हैं पानी जैसा, तो जो सफ़ेद पानी जैसा जिसको आता है उससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो कैंसर उसमें नहीं रहता है। लेकिन जब भी ब्लड निकले तो आपको चिंतित रहना चाहिए कि उसमें कुछ गठान होने का रहता है और दूध की नली के अंदर गठान रहती है और उसमें से ब्लीडिंग होता है और फिर निपल में से बाहर आता है, तो चेक कराना जरूरी है। सडनली साइज या शेप ऑफ द ब्रेस्ट चेंज हो, आप हमेशा नहाते हैं तभी मिरर में देखना चाहिए कि आपका ब्रेस्ट का शेप कैसा है, साइज कैसा है। सडनली आपको लगे कुछ ब्रेस्ट का साइज या शेप अलग हुआ तो आपको चेक कराना चाहिए, क्योंकि गठान की वजह से शेप चेंज हो जाता है या कभी कभी ऐसा ऊपर खींच जाता है। कई बार निपल अंदर चली जाती है और उस पर खून निकलता है। कई लोग हमने देखा है कि मेडिकल स्टोर के वाले के पास जाते हैं और फिर
कुछ ऑइंटमेंट ले लेते हैं, एंटीबायोटिक घर में सोफ्रामाइसिन पड़ा हो तो सोफ्रामाइसिन लगाते हैं, नियोस्प्रिन लगाते हैं, 1.5-2 महीने ऐसे चलाते हैं और फिर बाद में आते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ भी निपल पे भी ब्लीडिंग हो, कुछ भी छाले जैसा हो तो तुरंत चेक कराना चाहिए कि भी ये कुछ प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है ना। जैसे कई बार सूजन हो जाती है, एकदम लाल सा हो जाता है, लेकिन ये काफ़ी लेट स्टेज में होता है, तो उसके पहले आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये मैं जो बोला कि शेप अलग हो जाता है, लेवल अलग हो जाता है, तो ये आपको देखना है कि भी सडनली ये ऊपर क्यों चला गया है, गठान की वजह से ऐसा खींच जाता है, कड़क हो जाता है, तो ये निपल का लेवल आपको देखो कि अलग हो गया, शेप अलग हो गया है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए आपको। सो प्रिवेंशन के लिए आपको क्या करना है, मतलब प्रिवेंशन से इम्पोर्टेंट है अर्ली डायग्नोसिस। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए क्या करना, हर स्त्री को अपनी ब्रेस्ट ठीक तरह से हर महीने चेक करना चाहिए। कभी करना चाहिए, जिन लोग को मेंसेस आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, तो मेंसेस चली जाए उसके 1 हफ्ते या 10 दिन बाद करना चाहिए, क्योंकि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आने का बाकी है, मेंसेस आना है, तभी ब्रेस्ट हमेशा फूला हुआ रहता है और ब्रेस्ट हैवी हो जाता है, तो तभी छोटी छोटी गठान पकड़ना मुश्किल है। इसके लिए एक बार आपका मेंसेस चला जाए, उसके हफ्ते 10 दिन बाद आपको चेक करना इम्पोर्टेंट है। मान लो जिसका मेनोपॉज आ गया, आपका मेंसेस चला गया है, मतलब 45-50 एज के बाद, तो अब कोई भी एक तारीख फिक्स कर लो, मान लो हर महीने की पहली तारीख को ठीक तरह से आपको ब्रेस्ट एग्जामिन करना, तो हर पहली तारीख को आपके लिए अपने लिए 20 मिनट 15 मिनट निकालना है और ब्रेस्ट अच्छी तरह से चेक करना है खुद से। दूसरा है कि आफ्टर द एज ऑफ 30-35 साल में एक बार आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट या कोई डॉक्टर के पास से जाके ब्रेस्ट चेक कराना है। कई बार छोटी छोटी गठन आपको नहीं फील होगी और डॉक्टर को जो रेगुलर चेकअप करते हैं उनको पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। दूसरा मैमोग्राम कराना है, एक्सरे मैमोग्राम, तो कभी कराना है, नॉर्मली 40 से 45 साल की उम्र के बाद हम लोग एडवाइस करते हैं, लेकिन जो फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस ज़्यादा है तो उन लोग को 35 इयर्स के बाद हर 2 साल में एक बार एक्सरे मैमोग्राम करवाना चाहिए। तो ये ब्रेस्ट कैसे एग्जामिन करते हैं आप खुद, तो ये ऐसे दिखाता है कि मिरर के सामने खड़े रह जाओ, आप देखो कि लेवल बराबर है, ठीक है कि नहीं, हाथ ऊपर करो तो दोनों निपल का लेवल ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। हाथ ऊपर करने से मान लो एक निपल नीचे काफ़ी है और दूसरा ऊपर हो गया तो कुछ प्रॉब्लम है। आप लेट के बैक के पीछे पिलो लगाओ तो ब्रेस्ट उतना प्रोमिनेंट होगा, तो छोटी छोटी गठन आराम से आपको फील होगी, ठीक है। तो ये कैसे एग्जामिन करना है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, खाली ऐसे कर लेंगे तो कई बार पता नहीं चलता है। तो इसके लिए आप अपने लिए 10 मिनट निकालना चाहिए और खुद की ब्रेस्ट एग्जामिन करना चाहिए। और मैमोग्राम करने का क्या है कि ये मैमोग्राम बहुत सिंपल चीज़ है, वो मशीन 2 प्लेट के बीच में मैमोग्राम ब्रेस्ट प्रेस होती है और एक्सरे होता है। अभी मैमोग्राम करना क्यों इम्पोर्टेंट है, हर कैंसर गठान के रूप में नहीं रहती है, कई बार छोटे छोटे सेल्स ऐसा वाइट स्पॉट्स जैसे दिखते होंगे शायद आपको, तो ये वाइट स्पॉट जैसे है तो उसको जो कैल्शियम डिपॉजिट्स कहते हैं, तो कई बार गठान की वजह बदले ये खाली कैल्शियम स्पॉट जैसा दिखता है और ये हमेशा फील नहीं होता है, वो एक्सरे में ही दिखता है और इसका बायोप्सी करना जरूरी रहता है। जैसे मैमोग्राम ये नॉर्मल है और ये कैंसर वाला है, तो ये सब एक्सरे में हर 2 साल करने से इम्पोर्टेंट यही है कि आपको कैंसर जल्दी डायग्नोस हो। और इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों जल्दी करना है, क्योंकि स्टेज 1 कैंसर में अगर हुआ तो आपका सर्वाइवल ऑलमोस्ट 95 to 98% सर्वाइवल है। मान लो यही आप डिले किया और स्टेज 2 में गया तो आपका सर्वाइवल ड्रॉप होता है 95 से सीधा 80% आ जाता है, 80% ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि और स्टेज 2 में गठान थोड़ी बड़ी रहती है 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर और थोड़ी बगल में भी गठान पहुंच जाती है, तो ये स्प्रेड होने का रिस्क रहता है। आपने अभी भी देरी की, अभी भी आप नेचुरल थेरापी चलते रहे, कुछ ना कुछ दवाई खाते रहे और कैंसर बढ़ता रहा है, स्टेज 3 में चला गया, तो ये सर्वाइवल आपका 60% ड्रॉप हो जाएगा। मान लो ये फर्स्ट स्टेज में 95% क्योर होता है
उसके बदले 65% तक आपका ड्रॉप हो जाएगा। और अभी भी आपने डिले किया तो ये लंग्स में, लीवर में, सब में स्प्रेड हो सकता है। तो आपका सर्वाइवल लेस देन 30%, हार्डली 20-25% सर्वाइवल होता है। तो ये आपको ये से ही पता चलना चाहिए कि आपको फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में डायग्नोस करना इम्पोर्टेंट क्यों है। मान लो फर्स्ट स्टेज में 95% क्योर है और थर्ड स्टेज में 60% ड्रॉप हो जाता है और फोर्थ स्टेज में तो लेस देन 25% हो जाता है। सो डायग्नोस जल्दी करो स्क्रीनिंग से और ट्रीटमेंट जल्दी करो। हम आज भी ये परिस्थिति में पेशेंट को देखते हैं, फोर्थ स्टेज में पेशेंट खुद ट्रीटमेंट करते हैं या फिर वो स्त्री शर्म की वजह से घर में बाकी लोग को बोलते नहीं है और गठान बढ़ता जाता है। सबसे प्रॉब्लम भारत देश में यही है कि स्त्री लोग काफ़ी झिझकते हैं, शर्माते हैं, फैमिली मेम्बर को बताते नहीं है कि भाई मेरे को कुछ हुआ है, डॉक्टर को दिखाना है। और स्पेशली जो 50, 55, 60 इयर्स की जो महिलाएं रहती है वो कुछ न कुछ डर की वजह से दिखाते नहीं और फिर ये स्टेज में आते हैं जब उसका ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो डायग्नोस करने के लिए क्या करना है? मेमोग्राम और बायोप्सी। नॉर्मली बायोप्सी एक नीडल से होती है इसमें, और उसमें डायग्नोस होता है और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट होती है कि क्या करना है। और जो आगे मैंने दिखाया कि जो कैल्शियम के स्पॉट्स है, जो ट्यूमर दिखता नहीं है, ये वाला जो आपको फील नहीं होता है, तो उसका बायोप्सी कैसे करेंगे? तो उसका बायोप्सी करने का अलग तरीका रहता है कि जिधर भी कैल्शियम स्पॉट्स है उधर वो लोग वायर डाल के देते हैं और फिर उधर से पूरा टिश्यू निकालो और उसका बायोप्सी कर लेते हैं। तो ये है मेमोग्राम पे रखते हैं पेशेंट को, फिर एक नीडल डाल देते हैं, नीडल के जरिए एक वायर डालते हैं, आपको वायर दिखेगा उधर से, और ये वायर जो कैल्शियम के स्पॉट्स है उसके आजू बाजू का टिश्यू पूरा निकाल के फिर लेबोरेटरी में जाता है। लेबोरेटरी में भेजने के पहले एक्सरे करके कंफर्म किया जाता है कि ये कैल्शियम के स्पॉट्स इधर है, वो कंप्लीट निकल गया है, और उसके बाद उसका डायग्नोस होता है। तो और नया इन्वेस्टिगेशन मेथड क्या है? एमआरआई, पेट स्कैन। तो एमआरआई किसको जरूरत है? जो अब तक देखा वो एक्सरे मेमोग्राम था, एमआरआई किसको जरूरत है? एमआरआई हमेशा यंग पेशेंट है, मान लो एज ऑफ 30, 35, तो उन लोग की ब्रेस्ट थोड़ी फर्म रहती है, कड़क रहती है। 55, 60 एज में ब्रेस्ट एकदम सॉफ्ट हो जाती है। तो सॉफ्ट लूज ब्रेस्ट में एक्सरे में आराम से सब दिखता है। यंग पेशेंट में कई बार छोटे स्पॉट जो डाउटफुल है नहीं दिखता है, तो उसके लिए एमआरआई करना जरूरी है कि ये स्पॉट्स है छोटे छोटे, और यंग पेशेंट में ये इधर से दिखेगा आपको। और पेट स्कैन क्या है? पेट स्कैन में कई बार ऐसा है कि अपना गठान है वो कैंसर का है या नहीं है वो डाउट जाता है, तो पेट स्कैन करने से क्या होता है कि पेट स्कैन में पिकअप हो जाता है, एक पर्टिकुलर डाई रहती है, तो ये डाई ऐसा पिकअप हुआ तो अपने को समझ में आता भी ये कैंसर का गठान है। जैसे पहले देखा तो एक गठान इधर है, एक गठान इधर है, मतलब दोनों कैंसर की है या नहीं है, तो पेट स्कैन में दिखेगी कि एक ही पिकअप हुई है, एक ही है, तो दूसरा जो इधर था उसमें कैंसर नहीं है, वो प्लेन वाला है। तो ब्रेस्ट कैंसर में ट्रीटमेंट क्या है? सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। तो वो कौन सी स्टेज में है उस पर डिपेंड होता है। अर्ली स्टेज में पूरा ब्रेस्ट निकालने की जरूरत नहीं रहती है, और इसीलिए हमको चाहिए कि भी पेशेंट अर्ली स्टेज में आए ताकि पूरा ब्रेस्ट निकालने की जरूरत ना हो। 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की गठान है तो खाली उतना एरिया ही निकाल लो, जरूरत पड़े तो उसको प्लास्टिक सर्जरी भी कर सकते हैं, लेकिन गठान बड़ी हो तो फिर पूरी ब्रेस्ट निकालनी पड़ती है। जैसे ये है, इसमें गठान 1-1.5 सेंटीमीटर का है, थोड़ा टिश्यू निकाल लिया, बगल की गठान निकाल ली, अपना ट्रीटमेंट हो गया, ब्रेस्ट भी बच गया और शेप बच गया। मान लो थोड़ा बड़ी गठान है तो और ज़्यादा टिश्यू लेना है, और पेशेंट को फिर भी चाहिए कि नहीं मेरे को ब्रेस्ट बचाना है, क्योंकि ब्रेस्ट एज अ डॉक्टर या कई फैमिली मेंबर में हमने देखा है पुरुष आके बोलते हैं नहीं नहीं सर ब्रेस्ट निकाल दो, हमको कुछ रिस्क नहीं चाहिए। बट स्त्रियों के लिए ब्रेस्ट एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, उनको साइकोलॉजिकल भी इतना ही इफेक्ट करता है
मान लो पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया तो काफ़ी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। और आजकल 30-35 ईयर्स वाली वो जीन्स और टी शर्ट पहन के घूमती है, उसको बोलो पूरा ब्रेस्ट निकाल दो, तो उनको थोड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। इसके लिए जिधर भी पॉसिबल है तो हम ब्रेस्ट बचाने की कोशिश करते हैं। और ब्रेस्ट पूरा निकाल दिया, स्तन पूरा निकाल दिया या स्तन बचाया, उसमें लॉन्ग टर्म बचने का सर्वाइवल में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं रहता है। इसके लिए ये जो ग्रंथि है कि नहीं पूरा निकालो तो ही अच्छा होता है, ब्रेस्ट बचाए तो वापस होता है, ये गलत है। जहाँ पॉसिबल है ब्रेस्ट बचाने की पॉसिबिलिटी है तो उधर बचाना चाहिए। तो जब भी गठान बड़ी है तो कई बार हमको ये बैक पे से मसल लेके लगाना पड़ता है। लेकिन गठान अगर बड़ा है तो फिर तो कंपलसरी निकालना ही पड़ता है। पेशेंट लेट आया, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर गठान है तो पूरी ब्रेस्ट निकालनी पड़ती है। और ये निकालने के बाद ये सिचुएशन होती है, पूरा फ्लैट हो जाता है ये बार। लेकिन ऐसा नहीं है कि भी पूरा ब्रेस्ट निकाला अभी मेरे को पूरा हमेशा लाइफ लॉन्ग फ्लैट चेस्ट लेके घूमना है, ऐसा नहीं है। तो उसमें भी प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं। बैक पे से पूरा मसल लेके या पेट पे से मसल्स लेके उसका ब्रेस्ट बना सकते हैं ताकि शेप हो। और यंग पेशेंट जो चाहे वो कपड़े पहन सकते हैं, तो उनको साइकोलॉजिकल उतना इम्पैक्ट वो नहीं आता है कि बिना मेरे को ये वो शादी में जाना है, अच्छी तरह से ड्रेस होके जाना है। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको, तो ये एक बार कपड़े पहनेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ब्रेस्ट है या नहीं है। कई बार हमको सिलिकॉन का मटेरियल रखना पड़ता है, ये सिलिकॉन मटेरियल है और ब्रेस्ट का शेप बनाने के लिए। तो ये पेशेंट है जो 30 इयर्स की थी, ऑफिस में जॉब करती थी, हमेशा टी शर्ट और जीन्स में घूमती थी और वो आई लेट 4, 4.5, 5 सेंटीमीटर ट्यूमर लेके, तो वी हैड कंपल्सरी ब्रेस्ट निकालना पड़ा। लेकिन वो हमेशा वो टी शर्ट और जीन्स के सिवा कुछ नहीं पहनती थी, सलवार कमीज तो उसने लाइफ में कभी पहना ही नहीं था। तो फिर हमको वो तो कुछ तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो ये ब्रेस्ट सर्जरी करने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा ब्रेस्ट में सर्जरी किया हुआ है। सो आजकल कितना एडवांस हुआ है सर्जरी, सो इससे डरने की जरूरत नहीं है स्त्रियों को। मान लो ये ब्रेस्ट निकाला पूरा, पेट पे से पूरा मसल्स लिया और लगाने से उसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ। सो प्लास्टिक सर्जरी आजकल बहुत आगे बढ़ चुकी है। थोड़े साइड इफेक्ट्स है सर्जरी की वजह से। तो क्या होता है कि आपका हाथ में मूवमेंट में थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, वो फिजियोथेरेपी करना रहता है। थोड़ा हाथ सूजन वाला हो जाता है जो साइड पे सर्जरी की हुई, क्योंकि बगल में से सब टिश्यू निकाली रहती है, तो थोड़ा हाथ का सर्कुलेशन कम हो जाता है। इसके लिए थोड़ा हाथ ज़्यादा मोटापन होता है, लेकिन उससे आपको मूवमेंट में, फंक्शन में कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन कोई कोई पेशेंट को जिसको बहुत बड़ी गठान हो, फिर सर्जरी हो और उसके बाद में रेडिएशन भी देना हो, तो कभी हाथ इतना मोटा हो जाता है। लेकिन उसका भी ऑप्शन अपने पास है। ऐसे एक मशीन आता है जिसमें हाथ लगाओ और फिर कॉम्प्रेशन करो तो सूजन कम रहता है। दूसरा ट्रीटमेंट ब्रेस्ट में है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी या तो टैबलेट्स की फॉर्म में होती है या इंजेक्शन की वजह से होती है। कई लोग डरते हैं कीमोथेरेपी से कि मेरे बाल झड़ जाएंगे, प्रॉब्लम होगा। एग्रीड, बाल झड़ेंगे, लेकिन वो सब वापस आ जाते हैं एक बार ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद। क्योंकि ये कीमोथेरेपी जरूरी है, क्योंकि जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक सेल्स बॉडी में किधर और घूमे रहते हैं, उसको नष्ट करने के लिए कीमोथेरेपी काफी इंपॉर्टेंट है। सो प्रिवेंशन के लिए क्या करना है कि हो सके जल्दी शादी करो बाय द एज ऑफ 20-25, जो पुराने जमाने में करते थे। आजकल लड़कियां 35 साल तक शादी नहीं करती है, तो जल्दी शादी करो, 2 बच्चे रखो और दोनों को 1-1, 1.5 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करो, तो आपको काफ़ी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और अर्ली स्क्रीनिंग के लिए 40-45 ईयर के बाद मेमोग्राम हर 2 साल में कराओ। एवरी मंथ खुद ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराओ। मान लो आपका फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, मदर को हुई है, मौसी को हुआ है, बुआ को हुआ है और अपने दीदी को हुई है, सब लोग को है, तो आपका जेनेटिक टेस्ट करना जरूरी है। मान लो जेनेटिक टेस्ट पॉजिटिव है, स्ट्रांग पॉजिटिव है, तो ऑप्शन ये है कि आपका शादी करो, बच्चे करो, ब्रेस्ट फीडिंग खत्म करो और दोनों ब्रेस्ट निकाल सकते हैं। ये वेस्टर्न कल्चर रहता है
कि भी दोनों ब्रेस्ट निकालो और प्लास्टिक सर्जरी करो। अपने यहाँ इंडिया में वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जब तक होता नहीं है तब तक कोई पेशेंट आता नहीं सर्जरी के लिए, बट दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस।